साथियों, मैं जैसे एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के संदर्भ में जो भारत में होने वाले आंदोलन क्रांतिकारी रहे या भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उनको आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। शुरुआती चरण में जब भारत में 1857 की क्रांति के बाद अगर कोई आंदोलन हमें देखने को मिले थे या कहीं से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अगर कहीं से होते हैं तो वो राज्य या वो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव, कुछ ना कुछ ऐसे आंदोलन हो रहे थे जो धीरे धीरे कर कर आपके एक राष्ट्रीय लेवल के बनते जा रहे थे। उन्हीं में हम शुरुआत करेंगे आज प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को। तो प्रारंभ करेंगे आज का सेशन जो रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए दरअसल अलग अलग हुए। शुरुआत में जैसे पंजाब में, बंगाल में और क्या बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, ये तीन जगह मुख्य कारण रहे या मुख्य बिंदु रहे जहां से इन आंदोलन को ज़्यादा उग्र मिली और उग्रता मिली और हवा भी मिली। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है। तो हम देखें महाराष्ट्र में वह कौन कौन से व्यक्ति थे, वह कौन कौन से स्थान थे जहां से ये आंदोलन प्रारंभ हो रहे थे। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में कि एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मुंबई, जो कि आज महाराष्ट्र की राजधानी भी है। यहाँ सबसे पहले एक आंदोलन होता है और आंदोलन करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के बिल्कुल नाम की तरह ही फड़फड़ाता था, नाम के जैसा ही उसका स्वभाव था। इसको अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसने पहले बहुत कोशिश की कि आम लोग इसमें शामिल हो, जनता इसमें शामिल हो, लेकिन इसे कोई व्यक्ति नहीं मिली। तो उसने क्या किया, महाराष्ट्र में रहने वाली एक जनजाति हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था रामोसी जनजाति। रामोसी जनजाति का सहारा लिया और रामोसी जनजाति को साथ लेकर एक बड़ा सा संगठन इसने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। और उस संगठन से क्या करने लग गया, तो राज्य के लिए, देश के लिए अन्य कार्य करना चालू कर दिए। अब देखें जरा, इसका मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था, तो मुख्य केंद्र क्या था, मुंबई था। अच्छा, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा क्या किया गया, तो 1870 ईस्वी में रामोसी जनजाति के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और साथ में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया बॉम्बे का। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी आपका इसके उद्देश्य के साथ साथ स्थान भी आता है। उद्देश्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उद्देश्य पूछा जाएगा कि आखिरकार जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, इनका इस विद्रोह को करने का उद्देश्य क्या हुआ करता था। तो इनका एक सिंपल सा उद्देश्य था, क्या हुआ करता था, जो शिवाजी का उद्देश्य हुआ करता था वो था कि हिंदू राज्य की स्थापना करना। जैसे छत्रपति शिवाजी द्वारा हिंदू पद शाही की स्थापना करना चाहते थे, हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते थे, मुगलों को या इस्लाम को भगाना चाहते थे भारत से। उसी प्रकार ये व्यक्ति भी था जो कि क्या कर रहा था, महाराष्ट्र में एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। कौन था, वासुदेव बलवंत फड़के। चलिए आगे देखें, इन्हें क्या किया गया, कुछ समय बाद ही जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जो आंदोलन का नेतृत्व करता था या नेतृत्व जो मिला वो मिलता है दौलता रामोसी को, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, रामोसी जनजाति को साथ लेके चल रहे थे। और रामोसी कौन था, दौलता रामोसी था। इसने बाद में संचालन या इस संगठन को आगे बढ़ाया। अब आगे देखेंगे हम, महाराष्ट्र में एक जगह और है जिसका नाम है पुणे। पुणे में भी यह आंदोलन या यह गतिविधियां अपने चरम सीमा पर हो सकती थी उस समय पर। इसमें एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था चापेकर बंधु। चापेकर बंधु मतलब एक व्यक्ति तो नहीं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति थे, दो भाई थे। नाम था, एक का नाम क्या हुआ करता था, तो एक का नाम हुआ करता था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बलवंत चापेकर। ये दो व्यक्ति क्या कर रहे थे कि महाराष्ट्र में ही रहते थे, नासिक में रहते थे। और सुबह की बात है कि ये लोग जब सुबह सुबह अखबार पढ़ा इन्होंने, तो अखबार में एक बात इनके समझ में आई, या एक केसरी नामक अखबार आया करता था। अब केसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केसरी को बिल्कुल आप ध्यान में रखें क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि केसरी नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती थी। तो हम पढ़ेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे यह केसरी नामक पत्रिका निकालते थे। चूंकि इन्होंने जब उस पत्रिका को निकाला और इन दोनों भाइयों ने पढ़ा, उसमें ऐसा क्या था या ऐसा क्या लिखा था जिसको पढ़कर ये लोग क्या बन गए, तो आंदोलनकारी बन गए या आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने एक अलग से ही आंदोलन चालू कर दिया। तो जब यह सुबह से इन्होंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था, तिलक ने लिखा था कि अगर अन्याय बढ़ जाए तो उस समय शस्त्र उठा लेना कोई भी अन्याय का काम नहीं होता है या कोई भी अधर्म नहीं होता है। अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाना कोई भी अधर्म का काम नहीं है। और यही क्या हुआ, चापेकर बंधु को माइंड में पड़ गई बात कि अच्छा भाई, तिलक साहब कह रहे हैं कि अगर अन्याय बढ़ जाए और अंग्रेजों को मारने के लिए हथियार उठाए जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। कहते देखते हैं। तो क्या हुआ था, उस समय भारत में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैल रखी थी जिसका नाम हुआ करता था प्लेग। प्लेग दरअसल आपको अगर नहीं पता तो बताऊं आपको कि प्लेग आपका चूहों से फैलने वाली एक बीमारी होती है जो चूहों से कहाँ आती है, इंसानों में आ जाती है। अब उस समय अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, वो इस बीमारी का निपटारा करने के लिए, बीमारी को सुलझाने के लिए डॉक्टरों को लाते थे। अब डॉक्टरों में दो प्रमुख डॉक्टर थे, एक का नाम हुआ करता था रैंड और दूसरे का नाम हुआ करता था आयर्स।
दूसरे का नाम क्या था, अरेस्ट। ये दोनों डॉक्टर क्या कर रहे थे, जगह जगह जाकर क्या कर रहे थे, तो इस प्लेग की जांच कर रहे थे। अब चूंकि हमारे भारत में हिंदुत्ववादी राष्ट्र में हम महिलाओं को छूते नहीं हैं, पराये मर्द अगर छू ले तो फिर समझ लीजिए चप्पल और जूतों से स्वागत होगा उसका। ऐसे हुआ यहाँ पर, क्या हुआ कि जब यह लोग इनके घर या इनके आसपास आए तो इन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं ये भी दरअसल कौन है, तो अंग्रेज ही हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि अगर भारतीय नारी एक बार किसी का हाथ पकड़ ले तो 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली, और इन्होंने हमारी भारतीय नारियों का हाथ पकड़े, क्योंकि हाथ देखना पड़ता था, नाड़ी को तो देखना पड़े तब जाके तो पता चले कि कौन सी बीमारी, अगर इसको वायरस है या नहीं है। तो क्या हुआ, कहते हैं कि इन दोनों ने जोश में आकर क्या किया, रैंड और आयरस्ट की क्या कर देते, हत्या कर देते। चूंकि इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी कर दी गई, और क्या किया गया कि तिलक, जो कि इन्होंने पत्रिका निकाल दी, जो कि लेख लिखा था, आपत्तिजनक लेख लिखा था, तो इनको क्या किया गया कि तिलक को 18 महीने की जेल हुई। और क्योंकि केसी नामक पत्रिका में इन्होंने क्या किया था, आपत्तिजनक लेख लिखा था। चूंकि एक चीज समझ लीजिए, जो तिलक थे यह पहले राजनेता थे जो जेल गए थे। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बनता ही रहता है कि बताइए भारत में एक ऐसा कौन सा नेता रहा है या कौन से नेता हुआ है जो कि पहली बार जेल गया था, तो कौन हुआ करते थे, अपने बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब एक चीज यहां समझ लीजिए जरा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर, जैसे कि आपका दामोदर चापेकर और बलवंत चापेकर, चापेकर बंधु, दरअसल इनका एक भाई और हुआ करता था, नाम था बलवंत चापेकर। अब शाम शाम को जब ये घर आता है और इनके भाइयों को पकड़ के ले जाती है पुलिस, वो घर आता है तो कहता है भाई भैया कहाँ गए, अपनी माँ से पूछता है, मम्मी से, तो मम्मी कहती कि भाई पुलिस पकड़ के ले गई। बोले पुलिस को खबर किसने दी, तो बोले अपने बगल वाले पिल्ले ने, पिल्ले मतलब उसका पड़ोसी के नाम पिल्ले था। तो बाहर गया है जोश में, और इसने भी बोल दिया कुत्ते के पिल्ले बाहर निकल, मतलब कि उसने बोल दिया कि भाई बाहर निकलो, और कहते इसने अपने पड़ोसी पिल्ले को भी निपटा दिया और ये भी जेल चला गया। तो चापेकर 3 बंधु थे, जबकि हमने 2 का ही यहाँ पर जिक्र मिलता है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत रूप में अंग्रेजों के यानी कि डॉक्टर को मारा था, इसलिए इनका ज़्यादा जिक्र मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये चापेकर बंधु थे जिन्होंने दूसरी बार महाराष्ट्र में कोई क्रांति को चालू किया था। ठीक है, इतना समझ आ गए। बलवंत वासुदेव बलवंत फड़के और चापेकर बंधु, ये 2 हम पढ़ लिए नासिक में, महाराष्ट्र में। और इनमें आपका एक था मुंबई का, एक था कहाँ का हुआ करता था, तो पुणे का, माफ कीजिए कहाँ का हुआ करता था, पुणे का हुआ करता था। तीसरे व्यक्ति के बारे में बहुत ही जरूरी है आपको जानना, जिनको लगभग आप सभी जानते हैं, और इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनको हम लोग जानते हैं वीर सावरकर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अन्य जगह पर ये आंदोलन हो रहे, तो सावरकर जी ने सोचा कि हम काहे पीछे रह जाए, और इन्होंने अपने मित्रों को लिया और मित्रों को साथ लेकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम दिया मित्र मेला। इन्होंने सन 1899 में, कब की बात है, 1899 में नासिक में मित्र मेला संगठन की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी, मित्र मेला संगठन की स्थापना कर दी। इसका उद्देश्य भी समझ लीजिए जरा। देखिए बाद में इसका क्या होगा, नाम बदल दिया गया, और नाम बदलकर करा गया इसका क्या, तो अभिनव भारत। इसी सभा का नाम क्या हुआ दूसरा, अभिनव भारत सभा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि ये आंदोलन चला रहे थे, इन्हीं में एक व्यक्ति हुआ करता था, इसी का सदस्य हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था लक्ष्मण करकरे, जिसका पूरा नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे ने क्या किया कि नासिक के जज जैक्सन की हत्या कर दी थी। अब जरा समझना, जज की हत्या क्यों कर दी इसने भाई, जज क्या ले रहा था, तो दरअसल जैक्सन जो हुआ करता था अभिनव भारत या अभिनव सभा के जो सदस्य हुआ करते थे उनको पकड़ पकड़ कर सजा सुना रहा था। पुलिस पकड़ के जाती थी, जज सजा सुनाता था, उससे जेल हो जाती थी या फांसी होती थी। और ये सब देख रहे थे, तो जो जितने भी आंदोलनकारी हुए उनके माइंड में एक ही बात बनती थी, क्या कि भाई कुछ भी हो जाए, ये जज ही होता है जिसके कारण हमें सजा होती है, फांसी की सजा या कुछ भी हो हमारा, ये जज करता है। तो इसने क्या किया कि एक सदस्य था जिसका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे, इसने क्या किया, नासिक के जो जज हुआ करते थे जैक्सन, उनकी हत्या कर देता है। बाद में इसे पकड़कर क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। लेकिन जो सावरकर हुआ करते थे, इन्हें क्या हुआ, काले पानी की सजा हो गई। क्या हो जाती है, काले पानी की। जैसे कि हम देखेंगे कि करकरे को फांसी की सजा हुई तथा सावरकर काले पानी की सजा हुई, इन दोनों को। लेकिन फांसी पर तो कौन चढ़ गया भाई, ये चढ़ गए करकरे। लेकिन सावरकर कहते हैं कि कहाँ चले जाते हैं, भागकर लंदन चले जाते हैं, और कहते हैं वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले जाते हैं लंदन। भारत में करकरे क्या हो गई, तो काले पानी की सजा, तो सरकार ने इसका नोटिस निकाल दिया, अब कहीं भी जाए इनको पकड़ के लाना था, तो ये लंदन चले गए। लंदन जाकर कहाँ, तो अपन आगे पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति हुए रामजी कृष्ण वर्मा, उनके पास चले जाते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, माफ करिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी करके कुछ हुआ करती थी वहाँ पर। ठीक है, अब देखें जरा, तो क्या होता है, इतना अपन ने देख लिया सावरकर के बारे में, सावरकर ने इतना सब चलाया। अब देखेंगे ये पूरा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र पहले वासुदेव बलवंत फड़के,
देखो शुरुआत से करते, वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी जनजाति के साथ मिलकर ये क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। चूंकि इनका एक उद्देश्य था कि हिंदू पदशाही या फिर हम बात करें हिंदू राज्य की स्थापना करना। रामोसी जनजाति का साथ दिया इन्होंने। मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, मुंबई हुआ करता था। चूंकि इनका विद्रोह जल्दी आया, इनको पकड़ लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में हम बात करेंगे दौलता रामोसी जो हुआ करते थे इस संचालक या इस संगठन के अगले संचालक हुए। दूसरा हुआ कहाँ पर, पुणे में। पुणेकर में चापेकर बंधु हैं। चापेकर बंधु नाम है दामोदर चापेकर और बलवंत चाके। केसी नामक पत्रिका में लेख पढ़कर 2 प्लेग डॉक्टरों रैंड और आयरसन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। मतलब देखिए समझिए जरा, उसमें पढ़ लिया, हत्या कर दी। तिलक को क्या होती है, तो 18 महीने की जेल हुई, क्योंकि केसरी नामक पत्रिका में आपत्तिजनक लेख किन्होंने लिखा था, तो तिलक नहीं लिखा था भाई, यही तिलक भाई साहब इन्होंने लिखा था और इनको सजा हो गई। अब हम बात करेंगे तिलक वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें कभी पहली बार सजा हुई थी या कोई राजनेता जिसे पहली बार जेल हुई वो तिलक हुआ करते थे। हम देखेंगे आगे वीर सावरकर, इन्होंने भी अगला कदम उठाया और मित्र मेला संगठन की स्थापना की, जिसे बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया था, ये पढ़ेंगे कि अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह, अभिनव भारत सभा जो हुआ करती थी, इसका जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो था जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो राणा कुंभा ने स्थापित किया था, उसको इन्होंने क्या बनाया था, तो अपना एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको बनाया गया था। आगे देखा जरा, तो हम पढ़ेंगे इतना सावरकर के बारे में। सावरकर बाद में कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। करकर को क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, क्योंकि उसने किसको मार दिया था, जैक्सन को मार दिया था, जो नासिक का जज हुआ करता था। अब देखें बंगाल में, बंगाल आपका पीछे नहीं हो सकता था साहब। बंगाल उस समय कहते हैं कि उग्रवादियों और क्रांतिकारियों आंदोलनकारियों की पौधशाला कहा जाता था। बहुत बड़े बड़े उच्च लेवल के क्रांतिकारी आपके यहाँ से हुए थे। जैसे हम देखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता में पीवी मित्ता और मिदनापुर, जिसमें आपको देखोगे ज्ञानेंद्रनाथ बसु, और ढाका में साहब देखिए आप जरा, बारिद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष, हेमचंद कानूनगो। बारिद घोष ये दरअसल अरविंद घोष के ही क्या है, भाई है। भूपेंद्र नाथ दत्त आपने नाम सुना होगा, नरेंद्र दत्त का, अरे उन्हीं का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद का नाम सभी जानते होंगे। बचपन का नाम उनका नरेंद्र दत्त हुआ करता था, उन्हीं के बड़े भाई हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भी इसमें शामिल थे। देखिए अरविंद घोष सब जानते हैं, हेमचंद कानूनगो ये भी एक व्यक्ति था जो कि बंगाली था, खूब अच्छी खासी इसको क्या आती थी बंगाली, और खूब अच्छी क्या आती थी इसको अंग्रेजी आती थी, इंग्लिश बहुत अच्छी खासी इसकी हुआ करती थी। तो ये लोग कर रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र था ये ज़्यादा अग्र इनकी वजह, तो इनमें हम देखेंगे जो कि आगे चलकर क्या हुआ, जो अनुशीलन समिति थी, कौन सी समिति, अनुशीलन समिति। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो बंगाल है यहाँ पर एक सभा का गठन हुआ जिसका नाम हुआ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की क्या हुई, अध्यक्षता में या अनुशीलन समिति का संगठन हुआ, और इसमें ये प्रमुख व्यक्ति थे अरविंद घोष, बारिद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और आपके क्या नाम उनका, हेमचंद कानूनगो। ये 4-5 मिलकर इस संगठन को चला रहे थे। आगे देखें कि जब अनुशीलन समिति ने देखा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, अपने को बम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेंगे, बम। बम के लिए बोले आता तो किसी को नहीं बना, बोले सीख के आएंगे। सीखने कौन जाएगा, बोले हेमचंद कानूनगो। कौन जाएगा, हेमचंद। कहाँ जाएंगे, बोले पेरिस जाएंगे। पेरिस क्यों जाएंगे भाई, तो पेरिस में इसलिए जाएंगे क्योंकि उस समय रूस की क्रांति हो रही थी और रूसी लोग जो थे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब पेरिस में बसे हुए। तो यहाँ से भाई कानूनगो को भेजा गया, वहाँ भेजा, ये पेरिस जाते, वहाँ से बम निर्माण की विधि सीख के लाते, भारत में आते, और भारत में आते से मणिकतल्ला नाम की एक जगह हुआ करती थी जो कि माफ कीजिए कलकत्ता के पास वाली जगह थी, और वहीं पर अपनी फैक्ट्री लगा देती थी। भाई बम की फैक्ट्री लगी है, बम बनाना सीख के आए हो, सीधा बम की फैक्ट्री लगा दी, बम बन रहा है। अब बनने लगे, देखो हम पढ़े कि हेमचंद कानूनगो को बम निर्माण विधि के लिए पेरिस भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, पेरिस। इन्होंने रूसी व्यक्तियों से क्या सीखा था, बम बनाना सीखा। कभी पूछा जाए भाई, क्वेश्चन बने कि बताइए कि भारत से बम बनाने की विधि को सीखने के लिए कौन गया था, तो कौन गया था, हेमचंद कानूनगो। कहाँ गए थे, पेरिस गए थे, पर पेरिस में फ्रांसीसियों से नहीं सीखा, किनसे सीखा, रूसियों से सीखा, क्योंकि रूसी क्रांतिकारी वहाँ पर आए हुए थे। फिर देखिए आगे भारत आ गए, अब सीख लिया उन्होंने, तो भारत आए। तो भारत आकर कलकत्ता के पास एक जगह पड़ती है मणिकतल्ला, क्या नाम है, मणिकतल्ला, वहाँ पर बम निर्माण विधि को प्रारंभ कर दिया। अब बम बन गया तो इसका भाई परीक्षण भी किया जाए। तो 2 व्यक्ति निकल के आए इसमें सामने से, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, 2 नौजवान लड़के, 18-18, 17-17 साल के 2 बच्चे। कहा, बोले साहब हम जाएंगे। क्रांति उस समय इस लेवल पर थी कि छोटा बच्चा भी चाहता था कि अंग्रेजों को मारा जाए, छोटे छोटे बच्चों में भी ये था कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है। इस लेवल की क्रांति हो चुकी थी वहाँ पर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों को कार्य सौंपा गया कि अपने को कहाँ जाना, मुजफ्फरपुर का जो जज होगा उस पर अपने को, मुजफ्फरपुर का जो जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड, क्या नाम था, किंग्सफोर्ड, इसको मारना है। अब देखिए जरा भाई,
मुजफ्फरपुर पहुंच गए दोनों लड़के, लड़के ही हैं, बड़े थोड़ी थे, दोनों बच्चे पहुंचे। कहते हैं कि जब ये जा रहे थे तो इनको लग रहा था, जो इनकी तरफ नज़र डाल रहा था, ये घबरा रहे थे। इनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसको शक हो जाए। क्यों भाई, हम जब गलत कार्य करते हैं ना तो हमें बस यही लगता है कि सब लोगों की नज़र मेरे ही पर, भले अपन कोई ना देख रहा हो तुमको, पर लगेगा कि सबकी नज़र मेरे ही थे। और ऐसा ही हुआ इनके साथ। जैसे ये खड़े हुए थे चौराहे पर, इनके देख लिया कि भाई इस गेट से आता है, ऐसे कपड़े पहनता है, हेड लगाता है, इस गाड़ी से आता है, इस मोटरसाइकिल से आता है, किसी से भी जिससे भी आता है, सब कुछ देख लिया इन्होंने। बारी आई दिन कि भाई अब बम फोड़ने वाले। कहते हैं कि किंग्सफोर्ड का भाग्य ने साथ दिया और किंग्सफोर्ड नहीं आया। उस दिन उसकी गाड़ी में 2 कैनेडियन महिला आ रही थी। इधर से प्रफुल्ल चाकी ने कहा भाई गाड़ी आ रही है, उन्होंने बम फेंका और कहते हैं कि दोनों मारी। लोगों में भड़तड़ मच गई, पता चला किंग्सफोर्ड तो बच गया, 2 कैनेडियन महिला, तो लोग वहाँ से भागे। पुलिस ने पीछा किया, ये ट्रेन में पहुँचे और ट्रेन में कहते हैं कि जैसे ही पहुँचे तो पीछे से पुलिस आ रही थी और लोगों को पता चल गया कि भाई ये, लोगों से पूछा गया तो बता दिया कि भाई ये रहा। पर देखिए जरा उस समय की स्थिति, प्रफुल्ल चाकी घबरा गया। कैसे घबरा गया? उसे लगा कि पुलिस पकड़ लेगी तो मुझे क्या क्या सजा देगी, क्या नहीं देगी, या कितनी यातनाएं देगी। इस डर से उसने किया, उसके पास पिस्तौल थी, उसने अपने आप को गोली मार ली और आत्महत्या कर लेता है। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे देगी। अब जरा समझ लेना यहाँ पर, खुदीराम बोस वह पहला व्यक्ति है। देखो जरा हम देखेंगे तो क्या हुआ, भारत में आकर क्या मणिकतल्ला में क्या की फैक्ट्री लगा दी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, परंतु गलती से 2 कैनेडियन महिलाएं मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, तो पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को क्या दे दी, फांसी दे देगी। पुलिस ने मणिकतल्ला पर धावा बोल दिया। अब जरा समझ लेना, अब देखो भाई कहाँ लगी थी फैक्ट्री, मणिकतल्ला। चूंकि समझ लेना एक बात, खुदीराम बोस जब पकड़े गए तो कहते हैं इनसे पूछताछ हुई तो उनसे पूछा गया कि ये बम कहाँ से आए, तो बोले अपने हेमचंद साहब, बोले हेमचंद साहब बनाते हैं अपने, हेमचंद भाई साहब। बोले हेमचंद भाई साहब कहाँ गए थे आपके बम सीखने के लिए, तो बोले पेरिस। बोले पेरिस तक पहुँच गए थे, बोले हाँ, किसने सिखाया, बाद में पता चला रूसियों ने। बोले तुम्हारी कंपनी चलाता कौन है, बोले अरविंद भाई साहब। अरविंद भाई साहब कौन भाई, बोले अरविंद घोष। अरे भयंकर, बोले तो सारे के सारे इसी से जुड़े हुए। कहते हैं कि फिर मणिकतल्ला पर धावा बोला गया और धावा बोलने के साथ कहते हैं यहाँ से 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 34 में अरविंद घोष भी इसमें शामिल हुआ करते थे। कहते हैं कि एक व्यक्ति हुआ करता था नरेंद्र गोसाई, यह सरकारी गवाह बन गया, उसने सब चीज़ें कबूल कर दी और बता दी। तो कहते हैं सभी लोगों को सजा हो गई, लेकिन अरविंद घोष के खिलाफ ज़्यादा सबूत ना मिलने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, अरविंद घोष जैसे ही बाहर आए तो लोगों ने इनको फिर से कहा कि भाई हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने क्रांतिकारी जितने मारे गए अपने और भी तैयार करेंगे, फिर से अपन आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कहा ना भाई ना, ठहरो जरा, मेरी बात सुनो। जब मैं जेल में हुआ करता था तो श्री कृष्ण मेरे सपने में आ गए। हाँ भाई, श्री कृष्ण उनके सपने में आ गए और क्या बोले ये कि भाई अरविंद तेरे को मैंने भेजा था किस काम के लिए, कि लोगों का कल्याण करो, और तू है कि यहाँ पर मारा घाटी में बिदा हुआ है, जा भाई सन्यासी बन जाते। कहते हैं कि भाई मैं नहीं करने वाला कुछ, अब मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा अब जनता की सेवा, सन्यासी स्वरूप। तो बोले तो क्या करेंगे, ठीक है भाई। लोगों ने कहा ठीक है हम साथ मिलकर करेंगे। बोले यहाँ नहीं होगी सेवा। बोले फिर कहाँ, बोले भारत में तो होगी नहीं। बोले कहाँ होगी, बोले पांडिचेरी जाओ। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये लोग, पांडिचेरी भारत का हिस्सा नहीं था उस समय, फ्रांसीसियों का हिस्सा था, फ्रांसीसी कब्जा किए थे, तो पांडिचेरी चले जाते हैं और संत बन जाते हैं। अब देखिए अरविंद घोष की 2 पुस्तकें बड़ी ही प्रसिद्ध रही हैं, जिनमें आपका पहला सावित्री और दूसरा है लाइफ डिवाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी ही जाती है, IMP लगा लीजिए इसको, कि लाइफ डिवाइन जो आपकी पुस्तक है बार बार पूछी जाती है कि किसकी पुस्तक है, तो इन्हीं की है। अब देखिए जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जब हेमचंद कानून को पेरिस गए थे बम सीखने के लिए, बम सीख के आए और भारत में आए, तो गांधी जी उस समय अपने सत्याग्रहों के लिए जाने जाते थे। और गांधी जी चूंकि उस समय उतने उग्र नहीं थे, उतने ज़्यादा अभी उसमें नहीं आए थे, लेकिन वो अपने सत्याग्रहों के लिए उनके एक कहने पर सभी लोग आ जाते, इनके कहने पर कोई नहीं आता था। तो इनको लगा कि बम बनाना चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए रहे। तो इनके पास सत्याग्रह नहीं था और इसलिए इन्होंने बम बनाने की नीति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार माना था। चलिए आगे देख लेते हैं जरा। तो एक चीज़ समझ लिया आपने, सावित्री और लाइफ डिवाइन इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। अब आते हैं अपन पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब में 2 महान नेता, एक का लाला लाजपत राय जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह वह हैं जो भगत सिंह के चाचा थे। कौन हुआ करते थे, भगत सिंह के चाचा। ये भी अपने पंजाब में आंदोलन चला रहे थे, और पंजाब में आंदोलन चला रहे थे तो इनका संगठन का नाम था अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। नाम क्या था, अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। अंजुमन ए मोहब्बत वतन का मतलब होता है कि वतन से प्यार करना या भूमि से प्यार करते हैं भाई हम,
और इसका एक संगठन हुआ करता था। साथ ही हम बात करें, एक समाचार पत्र भी निकालते थे जिसका नाम हुआ करता था भारत माता। क्या नाम हुआ करता है? भारत माता। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपका जो ये लिखा हुआ है, जो हमारा कंटेंट है, पूरा का पूरा आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का था। भारत में अभी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में जो रहेगा आपका विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, जो भारत के लिए ही आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।